क्लास 12th का फिजिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के सारे 7 क्वेश्चंस जो है वो हम लोग जो है वो समझेंगे। फॉर्मूलाज कहां से आए, क्या लगे, क्या कैलकुलेशंस थी और किस तरह से जो है वो चीजों को अप्लाई करना है, सब कुछ जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का मैं एक और चीज बता देता हूं। हम लोगों का पूरा फिजिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है वो किंडल के ऊपर, अमेजॉन के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। अमेजॉन पे जाके आप जो है वो डिक्की पब्लिकेशंस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 12th का फिजिक्स का जो है वो देख सकते हैं, या www.dickipub.com पे भी जाके जो है वो पूरा का पूरा पीडीएफ जिसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास जो है वो गिवन है। उसी सॉल्यूशन से ही जो है वो मैं बहुत सारी चीजें आज आपको समझाने वाला हूं। और सबसे पहले बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग रीड करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, पहले क्वेश्चन समझेंगे क्या उस क्वेश्चन के अंदर गिवन है और कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, सब कुछ डिटेल में जो है वो देखने वाले हैं। ए शॉर्ट बार मैग्नेट placed with its axis at 30 डिग्री। एक छोटा बार मैग्नेट है जो कि ये हो गया हमारे पास एक बार मैग्नेट, ठीक है, विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैंने बी से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। इसका जो एक्सिस है, जिस तरीके से हमने जो है वो इस पर्टिकुलर मैग्नेट को प्लेस किया, वो कितने डिग्री का एंगल बना के चल रहा है हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो थीटा की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर गिवन है, 30 डिग्री के बराबर जो है वो गिवन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोगों के पास गिवन है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल वाली है उसकी वैल्यू जो है वो 0.25 टेस्ला, टी मतलब टेस्ला जो है वो रहता है, वो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। इसके ऊपर कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है ये टॉर्क को, क्योंकि देखो ये जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो प्लेस होगा मैग्नेट, ये कोशिश करेगा कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो है वो आ जाए, ठीक है। तो जिसके लिए जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इसका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो इस तरफ है, ये अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो ये एक रोटेशन को शो करेगा जिसको हम लोग जो है वो टॉर्क बोल देते हैं, या कितने फोर्स से रोटेशन जो है वो हो रही है उसको हम लोग टॉर्क जो है वो बोल देते हैं। तो जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है इस पर्टिकुलर जगह पे, तो यहां पे टाउ भी गिवन है हमारे पास। कितनी वैल्यू है टाउ की जो है वो यहां पे दे रखा है 4.5 टाइम्स 10 पावर -2 न्यूटन मीटर होता है टॉर्क, जिसको यहां पे हमने जूल से जो है वो रिप्रेजेंट कर रखा है। आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या चीज जो है वो फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर मैग्नेट का, बार मैग्नेट का, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है कि टाउ इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। एम है हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट, बी हम लोगों के पास जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब क्या कहने का कि जब कभी भी हमारे पास कोई मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो पड़ा होता है, तो बट ऑब्वियसली उस मैग्नेट के ऊपर जो है वो फोर्स लगेगा, और मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स है वो इस पर्टिकुलर केस में इसको रोटेशन जो है वो यहां पे देखने को मिल रही है कि रोटेशन जो है वो पर्टिकुलर फोर्स यहां पे इसको देने वाला है। और मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट बेसिकली मैग्नेट की पावर को बता रहा है कि मैग्नेट जो है अगर आप इसको बार मैग्नेट के केस की बजाय हम अगर सोलेनॉइड के केस में अंडरस्टैंड करें, क्योंकि बार मैग्नेट के केस में कोई करंट फ्लो नहीं करता, सोलेनॉइड के केस में अगर अंडरस्टैंड करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है, जस्ट टू गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो NIA के बराबर जो है वो होता है। N होता है कितने सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और कितना उसका एरिया है, ठीक है। बार मैग्नेट के केस में इसलिए NIA इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि सोलेनॉइड के जैसा ही होता है बार मैग्नेट, बिहेवियर जो है वो हम लोगों के पास सेम रहता है, लेकिन करंट उसके अंदर से फ्लो नहीं कर रहा। तो ये जस्ट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है वो बताया, ठीक है। तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोगों के पास कैसे निकलता है, MB sin थीटा से जो है वो मैग्नीट्यूड हम लोगों के पास निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या वैल्यूज गिवन है वो यहां पे जो है वो हम लोग पुट कर रहे हैं। तो यहां पे देखो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू कितनी गिवन है, 4.5 टाइम्स 10 पावर -2 वैल्यू टॉर्क की गिवन है। M नहीं पता, निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.25 टेस्ला के बराबर है,
और यहां पे हम लोगों के पास साइन जो है वो किसके बराबर पुट करने वाले हैं, 30 डिग्री था तो 30 के बराबर जो है वो साइन की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करो, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसके बराबर आ जाता है, 4.5 टाइम्स 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30 जो है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, वो मैं आगे जो है वो आपको पुट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो होने वाली है। अब इसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक मूवमेंट को जो है वो मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पे जो है वो इस चीज को लिख रहा हूँ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट देख लो, ये हो गया 4.5 टाइम्स 10 पावर -2। अब इसको 0.25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25/100 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 की वैल्यू हमारे पास रहती है 1/2। अब ये सारा डिवाइड में है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4.5 टाइम्स 10 पावर -2। इसको ना मैं कट कर रहा हूं, ये किस पे कटेगा, 4 पे कटेगा। अब ये 4 2 जा 8, ये हमारे पास क्या चला जाएगा, ऊपर जो है वो चला जाएगा। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास आ गया उसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई, यहाँ पे 45 को मतलब 4.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी मैं आराम से करके बता रहा हूँ, आप पहले 10 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -2 कर लो, इनटू में 8 कर लो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप देखो, ये हो जाएगा 8 5 जा 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो 40, 4 जो है वो हम लोग कैरी कर रहे हैं, 8 4 जा 32 और 4 36। तो ये 36 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 360 आ गया, डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -2 है। अब ये इससे कटा, तो मैग्नेटिक मोमेंट m को हम कैसे लिख रहे हैं, 36, इसको हम लोग जो है वो लिख रहे हैं 0.36 जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अब क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या है, याद रखो एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है वो ये हमारे पास सॉल्व करके जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लो, मैं उसके बाद जो है वो सारा मैं दिखाता हूँ मेरी बुक के अंदर जो है वो ये किस तरीके से सॉल्व जो है वो किया हुआ है। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं यहाँ से बता रहा हूँ मैंने बुक के अंदर क्या किया हुआ है। सबसे पहले गिवन, उसके बाद ये 3 वैल्यूज हमारे पास गिवन थी, बुक का ही स्क्रीनशॉट है। उसके बाद क्या हमने जो है वो फाइंड आउट करना, प्रॉपर उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने लिख दिया कि टाओ का जो फॉर्मूला है वो mb साइन थीटा के बराबर जो है वो होगा, और टाओ mb साइन थीटा। उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, तो बुक के अंदर हमने यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, तो टाओ अपॉन b साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे टाओ की वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू पुट करी, साइन थीटा हमने ये लिख दिया, फिर ये 0.25 इंटू ये, फिर ये 0.125। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा भी जो है वो सॉल्व करो तो हमारे पास जो है ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0.36 जूल पर टेस्ला या न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की जो है वो आप रीड करो। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं क्या क्या जो है वो इस क्वेश्चन में गिवन है। एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे हम सारी गिवन वाली वैल्यूज जो है वो लिख देते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू गिवन है 0.32 जूल पर टेस्ला। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट के बहुत सारे यूनिट्स बन सकते हैं, एक तो जो मैंने आपको पहले बताया एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला भी इसका जो है वो यूनिट है। इसको मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, और यहाँ पे बी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, और बी की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 0.15 टेस्ला के बराबर जो है वो गिवन है। और ये मैग्नेट जो है वो फ्री टू रोटेट इन इट्स प्लेन in the plane of the magnetic field, which orientation should be the stable equilibrium and which orientation should be the unstable equilibrium and what is the potential energy in each case। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और क्या जो है वो इसका फंडा हम लोगों के पास जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो सिंपल भाषा के अंदर अगर आप समझो मैग्नेट के केस में, मैं आपको बताता हूं, अगर हमारे पास कोई भी मैग्नेट, ये साउथ है ये नॉर्थ है,
और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है इस तरीके से, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है। ये पोजीशन हो सकती है, या ऐसे मान लो कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। दोनों केसेस के अंदर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो तो मैग्नेट के ऊपर की बात करें तो नॉर्थ पोल के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और साउथ पोल के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगेगा, जिससे इस पर्टिकुलर जगह पे जो एक्सटर्नल फोर्स है नेट वाला वो जीरो के बराबर जो है वो होने वाला है। इस पर्टिकुलर केस में भी देखो, जो हमारे पास साउथ पोल है उसके ऊपर फोर्स इधर को लगेगा, नॉर्थ पोल है उसके ऊपर फोर्स इधर को लगेगा। तो इसको अगर पूरा एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करें हम तो इसके ऊपर भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगी। अब जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स हमारे पास जीरो के बराबर जो है वो लग रहा है तो उस बॉडी को हम बोल देते हैं, या नेट टॉर्क साथ में जीरो के बराबर लग रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो बॉडी प्रेजेंट है, क्योंकि इसके ऊपर अब कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको समझ में आ गई कि या तो मैग्नेट ऐसे पड़ा हो सकता है या मैग्नेट जो है वो इस तरह से पड़ा हो सकता है। अब एक एक करके इस कॉन्सेप्ट को जो है वो समझते हैं। मान लो मैंने जो है वो इस मैग्नेट को अपनी सेंटर की पोजीशन से जो है वो थोड़ा सा खिसका दिया और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेम इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब इसको अंडरस्टैंड करो आप, यहां पे जो है वो क्या है, ये साउथ पोल है और ये हम लोगों के पास जो है वो नॉर्थ पोल है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस मैग्नेट को हल्का सा टिल्ट कर दिया, क्योंकि देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम है का मतलब ये नहीं है नेट फोर्स जीरो लग रहा है। थोड़ा हिला के देख लो क्या वो अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है। देखो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एक सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है। इस सिंपल डिफरेंस को समझने के लिए ना, मान लो ये पहाड़ी है और ये जो है वो आप यहां से गिर रही है, ठीक है। कोई बॉडी यहां पे अगर पड़ी है तो आप बोल सकते हो कि ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन क्या ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है नहीं है वो कैसे पता चलेगा। इसको हल्का सा खिसकाओगे तो ये फिसल के जो है वो नीचे आ जाएगा, तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर ये बॉडी जो है वो कहीं इस पर्टिकुलर जगह पे पड़ी हुई है, इस बॉडी को खिसका भी दोगे हल्का फुल्का तो ये इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ही रहने वाली है, कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसकी पोजीशन में जो है वो नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। अगर ये बिल्कुल फ्लैट है तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की जो है वो कंडीशन है। तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब समझ में आया, नेट फोर्स या नेट टॉर्क जो है वो दोनों मिला के जीरो जो है वो लग रहा है, वो एक स्टेबल सिचुएशन है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्यों बोला, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो फोर्स और टॉर्क जीरो लग रहा है, लेकिन अगर उसको जरा सा भी उसकी पोजीशन से जो है वो हम लोग हिला देंगे तो वो एक अनस्टेबल सिचुएशन जो है वो क्रिएट करेगा, जिससे बॉडी जो है वो एक सर्टेन रोटेशन या जो है वो मोशन को शो करेगी, ठीक है। तो वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। अब इस पर्टिकुलर केस में हमें जो है वो इसको हिला के देखना, तो मैं जरा सा इसको जो है वो घुमा रहा हूं, तो जैसे ही जरा सा इसको मैं घुमाऊंगा तो हमारे पास क्या होगा, साउथ पोल के ऊपर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नॉर्थ पोल के ऊपर जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो तुम इमेजिन कर सकते हो अगर कोई बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो मैंने इसको हिलाया था, लेकिन हिलने के बाद जस्ट अपने आप ही वो एक दोबारा से इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर जो है वो अपनी पोजीशन को अटेन जो है वो कर लेगी। कारण क्या है, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन जो है वो होगी। जरा सा हिलाया, फिर इसके ऊपर फोर्सेस ऐसे अप्लाई हुए कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को फिर से रीगेन जो है वो कर गया, तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, ध्यान से देखो, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है और साउथ पोल की डायरेक्शन जो है वो दूसरी साइड पे है, ठीक है। या इसको ऐसे बोल दो आप ना, एक चीज और याद रखो, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है वो रहता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के हिसाब से अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हमने जो है वो क्या बोल देना, अपने पास एक स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो बोल देना। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल देना, मैंने बता दिया आपको, हल्का सा हिला के देखो, ये दोबारा से जो है वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा, जिस वजह से वो है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं, दूसरे पॉइंट में जो है वो हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको हिलाया, थोड़ा सा अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज करने की कोशिश की, लेकिन मैंने पोलैरिटी जो है वो उल्टी कर दिया। यहाँ पे
पोलैरिटी इसकी चेंज कर दी। अब पोलैरिटी जैसे ही मैं चेंज करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड मैंने चेंज नहीं की है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे की ऐसे ही है, पोलैरिटी जस्ट जो है वो चेंज होगी। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, अब इस वाली पोजीशन पे जो है वो फोर्स लगेगा एक ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ, और नॉर्थ वाली पोजीशन पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन की तरफ, जिससे क्या होगा, ये मैग्नेट ऐसे पड़ा स्टेबल, यहां पे स्टेबल था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर को फोर्स लगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोर्स लगता है, और साउथ वाले पॉइंट पे इधर को फोर्स लगा क्योंकि इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिससे होगा क्या, ये बॉडी घूम के इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो पहुंच जाएगी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन जो है वो होगी। ठीक है, तो मैंने बताया साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे पास एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन जो है वो होगी। ठीक है, इसके बारे में पूरा मैंने जो है वो लिखा हुआ, मैं अभी वीडियो के अंदर ही जो है वो आपको समझा देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मैंने जो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे समझाया, पहले देख लो, हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है, आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो निकालनी है। ठीक है, और फॉर्मूला कॉन्सेप्ट में बाद में बताऊंगा। तो ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो आप यहां से नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ले लो। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब है, जब एंगल मैग्नेटिक मूवमेंट का 0 डिग्री के साथ जो है वो बन रहा है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब है, जब एंटी पैरेलल है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास होगा, तो वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जो है वो होने वाली है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है वो ये क्लियर है। अब हम जो है वो इसका न्यूमेरिकल जो है वो देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है वो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना है। और लास्ट में देखो अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप देखोगे तो इट इज इक्वल टू माइनस एम बी, साथ में क्या होगा, कॉस थीटा जो है वो होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक मूवमेंट मैं पहले वाले केस में निकाल रहा हूं, जब हमारे पास ये पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। और दूसरे केस की अगर मैं बात कर दूं तो मैग्नेटिक जो है वो हमारे पास एक एंटी पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में है, मतलब थीटा की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, 180 डिग्री के बराबर जो है वो हो जाएगी। तो जब ये पैरेलल वाली कंडीशन है तो ये होगा माइनस एम बी कॉस, साथ में 0 डिग्री, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m हमारे पास कितना गिवन था, 0.32 गिवन था, तो माइनस का 0.32 इनटू में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास किसके बराबर गिवन थी, 0.15, और cos 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर जो है वो होती है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे जब एंटी पैरेलल था तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा विच इज माइनस इंटू, यहाँ पे जो है वो वैल्यू किसके बराबर हमारे पास जो है वो गिवन है, ये देख लेते हैं 0.32। ठीक है, और साथ में जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर है, 0.15 इनटू में कॉस जो है वो एंगल है, और कॉस 180 की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर जो है वो होगी। तो यहाँ पे जो है वो इसकी वैल्यू माइनस इंटू माइनस प्लस का 0.32 इंटू में 0.15 जो है वो होने वाला है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 32 इंटू 15 कर लो आप, पहले 32 इंटू 15 कर लो, बाद में जीरोस जो है वो ध्यान दे लेंगे। अब 15 2 जा 30 होता है, 3 कैरी करो, 15 3 जा 45 और 3 48 जो है वो हो जाता है, 48 हो जाता है। और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4, 2 जीरो इसकी 2 जीरो इसकी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.048 हो जाएगा ये वाला। और एनर्जी किस में होती है हमारे पास, जूल में होती है। ये पर्टिकुलर केस में माइनस का आएगा, और इस पर्टिकुलर केस में जो है ये मेरे पास प्लस का 0.4048 जूल जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं अपनी बुक के अंदर से जो है वो आपको दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में से किस तरह से जो है वो आपको इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट केस में जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो माइनस इसके बराबर जो है वो आ रही है, और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये वाला स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो। बिल्कुल देखो, बोर्ड्स में ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो कोई मार्क्स
कटने के चांसेस जो हैं वो होंगे ही नहीं। आपने हर चीज लिख दी, आपने लिख दिया पैरेलल है, एंगल लिख दिया, फॉर्मूला प्रॉपरली जो है वो अप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन एकदम स्टेबल केस में जो है वो प्रॉपरली निकाल ली, अनस्टेबल के केस में भी जो है वो हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। बस डिफरेंस इतना आ रहा है कि यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हमारे पास जो है वो प्लस के बराबर वैल्यू जो है वो शो करने वाला है, और ये फाइनल आंसर्स जो है वो हम लोगों के पास आ गए। मैं ज्यूम कर रहा हूँ ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है, एक क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम लोगों के पास एक बहुत क्लोज वाउंड सोलेनॉइड है। इनकी क्या क्या वैल्यूज हमारे पास गिवन है तो वो देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, ध्यान से पढ़ो कितनी दे रखी है नंबर ऑफ टर्न्स, 800, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम लोगों के पास गिवन है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू जो है वो क्या है, 2.5 टाइम्स 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो गिवन है। और कितना करंट इसके अंदर से जो है वो क्रॉस कर रहा है, तो 3 एम्पियर का करंट जो है वो इस पर्टिकुलर के अंदर से जो है वो क्रॉस कर रहा है। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद इट। कौन सी जो है वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो जिसमें सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो क्या है, ठीक है। थ्योरी का मैं अभी बताता हूं, पहले मैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सिखाता हूं। अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है सोलेनॉइड के केस में, उसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, ठीक है। मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से कंफ्यूज नहीं करना, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है जो सोलेनॉइड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कितना करंट सोलेनॉइड के अंदर फ्लो कर रहा है और कितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है सोलेनॉइड का, मतलब यहां से अगर आप देख रहे हो तो ये एरिया कितना है जो सोलेनॉइड जो है वो घूम रहा है उसका आपको बताना है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे मैग्नेटिक मूवमेंट को, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू किसके बराबर होगी, 800 इंटू में 2.5 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय क्या, 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 800 इंटू 25/10 इंटू में 3 इंटू में 10⁻⁴। ये एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कटेगी, उसके बाद हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या आप ना इसको एक काम करो, जैसे 25 3 जा 75 हो गया, तो ये 75 इंटू 8 कर लो साथ में, ठीक है। बाकी तो जीरोज हैं वो तो हम टेक केयर कर ही लेंगे। तो 5 8 जा यहाँ पे 40 हो गया, 4 कैरी करो 56 और 4 जो है वो 60 के बराबर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि इनको और इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास 600 जो है वो आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लो, 5 8 जब 40, 4 कैरी किया, 56 और 4 600 आ रहा है। किस किस को मल्टीप्लाई करके, 8 को, उसके बाद 25 और 3 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब जीरोस कौन कौन सी बची हमारे पास, एक तो ये जीरो बची तो ये जीरो लगा दी। अब ये 10⁻⁴ है, इसको लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास 4 जीरोस नीचे, 3 से ये 3 कट जाएंगी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0.6। अब 0.6 जो वैल्यू है बेटा, वो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और साथ में जो है वो मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला भी आप लगा सकते हो। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है वो आप नोट कर लो, बाकी मैं आपको अपने बुक में से जो है वो करवा देता हूँ नोट सारा। तो यहाँ पे देख लो, ये फॉर्मूला है, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का लगाना है। मैग्नेटिक मूवमेंट का ये देख लो यहाँ क्या गिवन था, ठीक है, वो लिख दिया हमने। सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो NIA का फॉर्मूला लगा के जो है वो आपको बताना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो है वो आपने फॉर्मूला जो है वो लगाया, और मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जो है वो आपने सॉल्व करी, NIA मल्टीप्लाई करके 0.6 के बराबर जो है वो इसकी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन में जो है वो आ रही है। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह क्यों एक्ट करता है। अब इसको आप सिंपल तरीके से समझो, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, कि अगर आप सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करो किसके साथ, बार मैग्नेट के साथ, तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली जो है वो किसके जैसी होती है, बार मैग्नेट के जैसी ही जो है वो होती है। तो बार मैग्नेट के कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी कैसे समझाता है, वो ये बोलता है कि बार मैग्नेट्स के अंदर भी छोटे छोटे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह जो है वो एक्ट करता है, जो मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ना सिमिलर वे जैसे कि सोलेनॉइड के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो सेम क्यों है, क्योंकि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें
तो वो एग्जैक्टली जो है वो सेम रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न सेम है, तो जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होती है दोनों केसेस में वो एकदम आइडेंटिकल जो है वो होती है, इसलिए सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह ही जो है वो बिहेव करता है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग बात करते हैं और इसको जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये कह रहा है कि सोलेनॉइड एक्सरसाइज 5.3 में इज फ्री टू रोटेट अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। और कितनी है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों के पास, तो ये आप जो है वो देखो एक्सटर्नल जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है 0.25 टेस्ला। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये इस तरह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और कितना मैग्नीट्यूड टॉर्क का लगेगा जब ये 30 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है, इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। मतलब आपके पास जो एंगल है वो हमारे पास किसके बराबर गिवन है 30 डिग्री के बराबर जो है वो गिवन है। और आप ये खुद देख लो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एम बी साइन थीटा जो है वो टॉर्क का फॉर्मूला होता है। टॉर्क का फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला था, ठीक है, उसकी अगर आप वैल्यू देखो, ठीक है, तो वो हमारे पास किसके बराबर जो है वो आई थी, वो हम लोग नोट कर लेते हैं 0.06 जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी। तो वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू अपने को जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, किसके बराबर थी 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर जो थी, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट करो 0.6 इंटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.25 इंटू साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी 0.6 इंटू 0.25 इंटू साइन 30 1/2 होता है या 0.5 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो टॉर्क आ जाएगी। कैसे सॉल्व करना वो सारा जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट पिछले क्वेश्चन से ये आई है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, एंगल जो है वो इतना, टॉर्क आपको जो है निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो में पड़ी हुई है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है एम बी साइन थीटा के बराबर जो है वो होता है। तो यहाँ पे एम बी साइन थीटा का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देख लो इस पर्टिकुलर चीज को कि 0.6 इंटू 0.25 इंटू साइन 30, ठीक है। 0.6 0.25 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, इसको 0.5 कर दिया। अब आप इसको देखो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक एक करके, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, बाद में जीरोस टेकअप करना। तो 25 6 जा 150 होता है, ठीक है। 25 6 जा क्या होता है हमारे पास 150 होता है। और नीचे देखो 1 2 3 जीरोस जो है वो नीचे आएंगी। अब 3 जीरोस में से 2 जीरोस इसके साथ गई, हमारे पास बचा कितना 0.15 बचा। अब 0.15 इंटू 5 कितना होता है 75 होता है। 15 इंटू 5 15 5 75 और 1 2 3 जीरोज हैं तो यहाँ पे 3 जीरोज नीचे लगेंगी तो 0.075। और टॉर्क की जो यूनिट रहती है वो न्यूटन मीटर जो है वो रहती है। तो ये न्यूटन मीटर जो है वो हो जाएगी। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर सारा का सारा फंडा जो है वो आपको क्लियर है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे सारी कैलकुलेशन इसके अंदर हो ही रखी है, ठीक है। तो आपका सारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या बोलता है, बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो हमारे पास गिवन है। तो जो जो चीजें गिवन है वो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1.5 जूल पर टेस्ला अलाइंड विद अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये अलाइन है और उस फील्ड की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 0.22 टेस्ला के बराबर जो है वो गिवन है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू रिटर्न द मैग्नेट टू द नॉर्मल टू द फील्ड एंड ऑपोजिट टू द फील्ड। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो इस तरफ है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जो है वो है, ठीक है। अंडरस्टैंड करना इस चीज को, मतलब मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी में पड़ा हुआ है। मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे एंगल कितना बन रहा है आप अंडरस्टैंड करो, 0 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। अब उसने बोला पहला केस है, पहला केस कौन सा है, जब ये मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कितना एंगल जो है वो बना रही है 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहे हैं, मतलब नॉर्मल टू द फील्ड का केस जो है वो हमारे पास बन जाए। अब जब नॉर्मल टू द फील्ड हो गया तो आप ये देखो θ1 की वैल्यू मेरे पास 0 डिग्री है,
से हमारे को θ2 पे मूव करना है, और जिसकी वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, -90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री के बराबर है। पहला केस जो है वो ये हो गया, अंडरस्टैंड कर लो पहले, फिर कैलकुलेशन सॉल्व करके जो है वो बताता हूं मैं। और सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास एक्सटर्नल फील्ड थी और ये मैग्नेटिक मूवमेंट अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि इसने यहां पे बोल दिया ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप एंगल देखोगे θ2 तो वो हो गया हमारे पास 180 डिग्री, और θ1 तो ऑब्वियसली ये 0 डिग्री पे पड़ा ही हुआ था। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, आपको जो है वो क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो निकालना है। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन का क्या फॉर्मूला, ये देख लो, ये फंडा जो है वो आप नोट कर लो, मैं जो है वो इसके बाद आपको बता रहा हूं, मतलब किस किस तरह से फील्ड जो है, स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला, कि पहले मैग्नेट कैसे पड़ा हुआ था और कैसे इसको जो है वो 90 डिग्री पे पहुंचना है, और दूसरे केस में यहां से घूम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो हो जाना, वो चीज हम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये हमारे पास गिवन थी वैल्यूज θ1 की, और कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या लगना है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है वो हम लोगों के पास लगना है। जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो ये है। तो पहला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से जो है वो होने वाला -mb cos θ2 cos θ1। ठीक है, मतलब cos θ2 मतलब फाइनल एंगल कितना है और इनिशियल एंगल कितना था, वो जो है वो पर्टिकुलर हम लोग जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि वैसे भी देख लो, जो हमारे पास वर्क डन होता है वो -m वेक्टर डॉट b वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, और इसका अगर आप चेंज को कैलकुलेट करोगे तो यही फॉर्मूला जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब ये पहला केस हम लोग जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैंने पहला केस आपने नोट किया है अभी, तो पहले केस में क्या था, θ2 की वैल्यू 90 डिग्री थी और θ1 की वैल्यू किसके बराबर थी, 0 डिग्री थी। तो हमने फॉर्मूला में पुट करा, कौन से फॉर्मूला में पुट करा, -mb cos θ2 कितना हो गया हमारे पास, पहला मूवमेंट जो है वो आपको क्या करना है, पहला मूवमेंट आपको ये वाला जो है वो करना है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल जो है वो हो जाता है। और कहां से 90 डिग्री जो है वो हो रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो आप देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास कितना गिवन था, 1.5 गिवन था, और मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर गिवन थी, 0.22 के बराबर गिवन थी। ये एंगल cos 90 0 होता है और cos 0 जो है वो हमारे पास 1 होता है। सॉल्व करोगे तो ये बचेगा हमारे पास, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 - 1 -1 होगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू में क्या 0.22। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो आप इसको सिंपल, मैं यहाँ पे तरीका बताता हूँ। आप इसको 1.5 को लिख दो 3/2। कैसे, क्योंकि 3/2 ही 1.5 है। नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे देखो, 15/10 लिख दो, इनटू में क्या 0.22। अब ये 3 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा, और 2 का ये कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.33 जो है ये होने वाला है। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास हुई है। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर है। उसके बाद दूसरे वाला पार्ट अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो उस पर्टिकुलर पार्ट में देखो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला यही सेम लग रहा है, किसका, वर्क डन का, -mb cos θ2 cos θ1। ठीक है, अब cos θ2 कितना है इसका, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगी। उसने बोला ऑपोजिट हो जाए, ध्यान से स्टेटमेंट रीड कर लो। 180 डिग्री जो है वो घुमाना है, 180 डिग्री जब घुमाना है तो ये किसके बराबर हो गया, -mb, ये हो गया cos 180 डिग्री माइनस कॉस, कहां से घुमाना है, 0 डिग्री से घुमाना है। तो u कितना हो गया, -mb इंटू में -1 ठीक है, -1 ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस का और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2mb जो है ये हो गया। अब 2mb हो गया तो मतलब जो पीछे आपने कैलकुलेशन करी है उसी को यहाँ पे पुट कर दो। 2 इंटू में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.22, ये मैग्नेटिक फील्ड पुट करी, और ये वाली वैल्यू कितनी है 1.5। ठीक है, 1.5 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 0.66 जूल। अब ये कैसे आ जाएगी, इसको देख लो, 1.5 को लिख दो 3/10, सॉरी 3/2 हो गया। अब ये 2 से 2 कटेगा, अब 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये 0.66 जूल जो है वो हमारे पास हो गया। तो इस तरह से जो है ये वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो हो गया। उसके बाद जो है बेटा आपने को क्या निकालनी है, टॉर्क जो है वो निकालनी है। अब टॉर्क का फॉर्मूला देख लो आप ध्यान से, टॉर्क का फॉर्मूला है mb sin थीटा। ठीक है, तो पहला केस जब ये मैग्नेटिक मूवमेंट परपेंडिकुलर है किस चीज के,
मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में टॉर्क क्या निकलेगा। टॉर्क में मैग्नेटिक मूवमेंट ये दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड 0.22 दे रखा है, एंगल किसके बराबर है हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो ये सॉल्व कर लो इसको। तो क्या होगा, ये इसको लिख दो 15/10 इंटू 0.22 इंटू में क्या 1, ये 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, इसको काटोगे तो 11 पे मतलब 0.11 पे जाएगा। तो टाउ की वैल्यू कितनी होगी 0.33 यूनिट होती है टॉर्क की। या तो जूल लिख दो या हमारे पास जो है वो न्यूटन मीटर जो है वो लिख दो। तो न्यूटन मीटर हमने यहाँ पे जो है वो लिख दिया। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है वो ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एंगल किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे लगाओ ये वाला फॉर्मूला, तो टाउ क्या हो गया एम बी साइन किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। साइन 180 जो है ना वो याद रखो हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो जब ये 0 के बराबर होगा तो जब सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 जो है वो आ जाएगा। तो ये टॉर्क वाला पार्ट आप मैंने सारा यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, आप जो है वो नोट कर सकते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ये पर्टिकुलर सवाल भी जो है वो सबको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी सारी वैल्यूज टॉर्क की फाइनल आंसर्स के अंदर जो है वो ये सारी आ चुकी हैं। ठीक है, बाकी हमारी बहुत सारी बुक्स जो हैं वो अगर आप सर्च करोगे dickipub.com www.dickipub.com या नॉर्मल डिक्की पब बोले तो पब्लिकेशन, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स हमने जो है वो डाल रखी हैं ऑलरेडी। और कुछ फाइनल प्रिपरेशन सीरीज है जिसमें हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40, 45, 50 क्वेश्चन जो है वो हमने डाले हुए हैं, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इवन इंग्लिश भी जो है वो हमने कवर कर रखी है। तो उस पर जरूर जो है वो सब लोग ध्यान दें और अपनी प्रिपरेशंस को जो है वो दुरुस्त करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 पे जो है वो हम लोग अब मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जो है वो आप ध्यान दो। अ क्लोज वाउंड सोलेनॉइड जिसके अंदर कितने टर्न्स हैं, सबसे पहले लिखते रहो हमारे पास क्या क्या गिवन है। 2000 टर्न्स हैं एक सोलेनॉइड के अंदर और क्रॉस सेक्शन एरिया उस पर्टिकुलर सोलेनॉइड का जो है वो किसके बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर जो है वो हमारे पास है। और इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड में कितना करंट जो है वो मूव कर रहा, तो यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 4 एम्पियर करंट जो है वो मूव कर रहा और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग it to the turn in the horizontal plane. What is the magnetic moment associated with the solenoid? तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला सबको पता ही है, क्या है NIA के बराबर है। अब ये N पता है, I पता है, A पता है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर मैं कैलकुलेशंस दिखाता हूँ इसकी। तो इसमें जो है ये सॉल्व हो जाएगा। और व्हाट इज द फोर्स एंड द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना इज अप्लाइड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सिस। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे इसने बोला कि कितना टॉर्क जो है वो अप्लाई करेगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास एम बी साइन थीटा। एम यहां से निकल जाएगा, पहले फंडा समझ लो, उसके बाद आराम से हो जाएगा। एन पता है, आई पता है, ए पता है, एन आई ए पता है, तो एम निकल जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। ठीक है, एक्सटर्नल में अब नेक्स्ट निकालना टॉर्क, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पता है, मैग्नेटिक मूवमेंट यहां से निकल गया, एंगल हमें दे ही रखा है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो टॉर्क की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, मैं सारी कैलकुलेशन जो है वो इसकी दिखा रहा हूं। तो यहां पे आप देखते चलो क्या क्या वैल्यूज जो है वो हमारे पास गिवन थी, ये हमने लिख दिया। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन थे हमारे पास, उसके बाद एरिया गिवन था हमारे पास, करंट गिवन था, मैग्नेटिक फील्ड गिवन थी एक्सटर्नल वाली, और एंगल जो है वो गिवन था। और अपने को निकालना क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो निकालना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला ये रहता है, टॉर्क का ये रहता है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो है वो अभी मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर फॉर्मूला हमने लगाया, क्या फॉर्मूला लगाया, एन आई और ए। ठीक है, एन आई ए को मल्टीप्लाई करो। अब यहां पे देखो कैलकुलेशन, अगर आप ध्यान से देखो मैंने हर चीज की कैलकुलेशन करने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चों को कई बार डिफिकल्ट लगती हैं चीजें। बुक के अंदर सारा कुछ जो है वो अवेलेबल है, बाकी मैं समझा भी रहा हूँ। 4 2 जा 8 हुआ तो ये 8000 जो है वो हमारे पास बन गया। अब 8000 इंटू 1.6 जो है ये हो गया। अब आप खुद देखो 8000 इंटू हमारे पास क्या है 1.6 है, 1.6 का पॉइंट काटो, यहाँ पे 10 आएगा, इसको छोड़ दो, 16 8 जा जो है वो 128 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 128 होता है, 2 0 बची और ये 2 0 यहाँ पे बची, तो 12800 जो है वो हो जाएगा। उसके बाद 10⁻⁻⁴ था ही, अब ये 12800 हुआ। 10⁻⁻⁴ का मतलब क्या है, एक के नीचे 4 0, 4 0 से यहाँ पे 2 0 कटी और एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास होगी। ठीक है, ये चीज जो है वो समझ लो, आप अपने दिमाग में बिठा लो। तो इस तरह से जो है वो इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन आपको यही लिख दोगे बस, बहुत है, क्योंकि ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, एन आई ए की वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जो है वो करती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट
फोर्स की बात अगर हम करें ना, तो आप याद रखो कि जो बिकॉज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल और फोर्स ऑन द साउथ पोल जो है वो हमारे पास बराबर रहेगा, जिस वजह से हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, नेट फोर्स जो है वो जीरो लग रहा है। क्योंकि देखो मैग्नेट के दो पोल्स हैं हमारे पास, मैग्नेट के दो पोल्स हैं, नॉर्थ है और साउथ है। नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगाता है इक्वल, और साउथ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑपोजिट में फोर्स लगाता है। तो नेट फोर्स की बात करो तो ये एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट देखें तो नॉर्थ का फोर्स इधर लग रहा है, साउथ का फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो नेट फोर्स हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर होने वाला है, जीरो के बराबर जो है वो होने वाला। तो कोई भी अगर बार मैग्नेट हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसके दोनों एंड्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगने की वजह से जो नेट फोर्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो किसके बराबर जो है वो आने वाली है, वो जीरो के बराबर जो है वो आने वाली है। तो यहां पे जीरो जो है ये फोर्स हमारे पास हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है आपको टॉर्क भी निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। अब टॉर्क का फॉर्मूला देख लो बेटा आप, टॉर्क का फॉर्मूला बार बार हम लोगों के पास एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, एम बी साइन थीटा। एम आपको पता है 1.28 निकाला, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, एंगल आपको पता है साइन 30 डिग्री है, ठीक है, सारा कुछ ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब ये है, इसको सॉल्व करना है अपने को। अब ये सॉल्व कैसे होगा, 1.28 इंटू 7.5 जो है वो आपको करना है, और साथ में जो है ये साइन 30 जिसकी वैल्यू 0.5 के बराबर या 1/2 के बराबर जो है वो होती है, ठीक है। अब 1.28 को जब आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो ये 0.096 जो है ये आ रहा है। ये मैं करके बता रहा हूं आपको। 1.28 को मैं लिख दूं 128 बाय 100 इंटू 75/10, ठीक है, ये हो गया। और ये 1/100 हो गया, ये हो गया कितना 1/100, 10⁻⁻2 था, ठीक है। ये बेसिकली ये इस तरह से जो है ये बन गया। सिंपल भाषा में देखो अगर तो 2 से पहले मैं इसको काट देता हूं 64, ठीक है। तो ये 64 जो है वो कट गया। अब मेरे पास जो मल्टीप्लाई रह गई है ना वो 64 और 75 की ही रह गई है। बाकी देखो 2 3 4 5 होगी तो इसको 10⁻⁻5 जो है वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, उसको बाद में देखेंगे 10⁻⁻5 को। अब 64 को 75 से मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है, 64 इंटू 75, ठीक है। आप कैसे करते हो, 5 4 जा 20, 2 कैरी किया 5 30 और ये 32, फिर यहाँ कट करते हैं 7 4 जा 28, 2 7 6 जा 42 और ये 44, 0, उसके बाद ये 10, उसके बाद यहाँ पे 8, उसके बाद यहाँ पे क्या 4। तो अगर आप देखोगे सॉल्व करके तो ये मेरे पास कितना आ गया 4800 आ गया, और यहाँ पे कितनी है, एक के नीचे 5 जीरो आ गई, 2 0 से 2 0 ये कट गई, 3 0 बची, 3 0 बची तो क्या लिखेंगे 048 जो है वो हम लोग लिख देंगे, साथ में न्यूटन मीटर जो है वो ये होने वाला है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो मुझे लगता है आपको क्लियर है। बाकी आप जो है वो नोट कर लो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ जो है वो dikipub.com पे अवेलेबल है, और अमेजोन पे जाके जो है वो रीडायरेक्ट कर जाओगे तो वहां पे जरूर जो है वो एक बार देखना। तो मुझे लगता है शायद ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इस पर्टिकुलर चैप्टर का, और काफी सिंपल वे के अंदर जो है वो मैं इसको समझा देता हूँ। एक बार मैग्नेट है, आप ना यहाँ पे ध्यान देना, बार मैग्नेट की ना दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और ये वाले पॉइंट पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड। ये है एक्सिस इसका और ये है इक्वेटर, ठीक है। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट वाली रहती है, ये एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्सियल पॉइंट वाली जो है वो हमारे पास रहती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास क्या है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, एक छोटा बार मैग्नेट जो है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो हम लोगों के पास गिवन है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 0.48 जूल पर टेस्ला के बराबर जो है वो इसकी वैल्यू गिवन है। गिवन द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास किस पॉइंट पे डिस्टेंस, मतलब किस डिस्टेंस पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अपने को। आर वैल्यू दे रखी है आपके पास, कितने डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर दूर जो है वो आपको ये बताना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्सिस पे, और जो है वो हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पे जो कि नॉर्मल बाइसेक्टर होता है। तो याद रखो पहले तो ये हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन है, यहां के सेंटर से 10 सेंटीमीटर मतलब ये वाले 8 डिस्टेंस दूर एक मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और दूसरी इस सेंटर से 8 डिस्टेंस दूर ये जो पॉइंट है P एक्सियल का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है P इक्वेटोरियल का पॉइंट है,
इन दोनों डिस्टेंसेस पे जो है वो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको निकालनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दोनों पॉइंट्स के लिए जो है वो अलग अलग होता है, एक दूसरे का डबल जो है वो रहता है। अब ये जो है पहले फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट करो, ये वाला जो एक्सियल फील्ड है, मतलब एक्सियल वाली कौन सी बात हो रही है हमारे पास कि ये मैग्नेट था और इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर जो पॉइंट है ये वाला, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। क्या वैल्यू है ये? μ0/4π 2 टाइम्स m/r³ लिख दो या d³ लिख दो। तो यहाँ पे मैंने d³ जो है वो लिख दिया, ठीक है। तो ये 2m क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट है। d क्या है? सेंटर से डिस्टेंस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एक्सिस पे जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया एक्सिस पे। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें इक्वेटोरियल प्लेन पे, तो यहां से अगर मैं d डिस्टेंस दूर हूं इक्वेटोरियल प्लेन पे, तो उस पर्टिकुलर जगह पे ये हो गया हमारे पास एक्सियल प्लेन पे, और ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन पे। क्या फॉर्मूला है? μ0/4π, और इक्वेटोरियल प्लेन का फॉर्मूला क्या है? m/d³ है या m/r³, जो भी आप इसको बोल रहे हो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वेटोरियल प्लेन की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होने वाली है? ये पर्टिकुलर के बराबर होने वाली है, m/d³ के बराबर जो है ये होने वाली है। अब इनकी डायरेक्शंस को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो डायरेक्शन जो है वो आप देख लो, अगर ये मेरे पास साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है हमारे पास, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो इधर को है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका मूवमेंट जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इसको सिंपल अगर आप भाषा में ऐसे समझो, मैं इसको जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट को फिर से यहाँ बता देता हूँ। देखो ये मेरे पास बार मैग्नेट है, डायरेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ये मैग्नेटिक मूवमेंट m की बात जो है वो यहाँ पे हो रही है। इस पॉइंट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ऑब्वियसली यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। वेक्टर क्वांटिटी है और इस डायरेक्शन में जो है वो होने वाली है। मतलब कौन सी डायरेक्शन में? साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है वो होने वाला है। अब दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो भी आप अंडरस्टैंड कर लो। आप ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है। इस पॉइंट पे जो है वो आपको निकालनी है। ये नॉर्थ की वजह से इधर और साउथ की वजह से इधर, जिसका नेट इंपैक्ट जो है वो इधर होगा। तो ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है। ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जो है वो होगी, और इसकी डायरेक्शन देखो आप, ऑपोजिट है, ठीक है। ऑपोजिट है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इस डायरेक्शन में है। तो इक्वेटोरियल का, ये इक्वेटोरियल का, और ये मेरे पास एक्सियल का मैग्नीट्यूड जो है, एक्सियल का मैग्नीट्यूड जो है वो 2m/d³ है, और यहाँ पे इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास m/d³ है डिफरेंस में। और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास इधर को है, मतलब साउथ से नॉर्थ। और इसकी डायरेक्शन देखोगे तो नेट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जो है वो आएगी, जो कि हमारे पास कौन सी डायरेक्शन जो है वो बैठती है? नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन जो है वो बैठती है। अब इन्हीं वैल्यूज को जो है वो आपको बताना है। डिस्टेंसेस आपको गिवन है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है वो आपको गिवन है, एक एक करके जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब याद रखो, जो ये मेरे पास वैल्यू है μ0 का, इसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻⁷। अब जब μ0/4π करोगे आप, तो ये 4π से 4π जो है वो कट होने वाला है। तो μ0/ इसकी वैल्यू हमारे पास ये होने वाली है। उसके बाद साथ में क्या है? 2m/r³ या d³। 2m कितना गिवन है हमारे पास? 0.48 गिवन है, तो इसकी जगह हमने 0.48 वैल्यू पुट कर दी। और d कितना गिवन है उसने यहाँ पे, अगर d की वैल्यू अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो d हमारे पास किसके बराबर की दिया हुआ है इसने? क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ो ध्यान से, तो इसने 10 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब ये 10 सेंटीमीटर को हम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं अभी। ये हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर को मैं बता रहा हूँ, देखो 10 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो 100 होगा, विच इज 1/10, विच इज 10⁻⁻1। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का क्यूब करना है, मतलब 10⁻⁻1 इज बेसिकली 0.1, तो यहाँ पे 0.1 का क्यूब जो है वो हो गया। अब 0.1 का क्यूब या 10⁻⁻1 का क्यूब 10⁻³ होता है, और ये 2m था, 2m मतलब 2 × 0.48 0.96 होगा, और ये 10⁻⁻7 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे किस किस पे फोकस करो, देखो 10⁻⁻7 10⁻⁻3 बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड है, मतलब ये ऊपर है ये नीचे है, पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। सब्ट्रैक्ट कैसे होंगी? ऐसे होंगी, ठीक है। तो -7 + 3 विच इज 10⁻⁻4 जो है वो हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो 0.96 × 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर जो है वो होगी वैल्यू, ठीक है। अब कई बार ना बच्चों को दिमाग में
कंफ्यूजन हो जाता। एमसीक्यू में आ गया तो याद रखना पड़ेगा 10⁻⁻⁴ टेस्ला 1 गॉस के बराबर होता है। कई बार आपको ऑप्शन ही ना मिले क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो याद रखो 10⁻⁴ है तो ये 0.96 गॉस ही जो है ये बनने वाला है, 0.96 गॉस के बराबर जो है इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूजन कई बार बच्चों को हो जाता है। याद रखो ये पर्टिकुलर चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि 10⁻⁴ टेस्ला ही 1 गॉस के बराबर जो है वो हमारे पास होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हमारे पास सेम कैलकुलेशन है किसके लिए, इक्वेटोरियल के। बस इक्वेटोरियल में डिफरेंस क्या है, यहां पे क्या है हमारे पास μ0/4 पाई m/r³ जो है वो हो रहा है, d की जगह 2 की जगह यहाँ पे 0.48 ही आएगा और ये इसकी वैल्यू 10⁻⁻3। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई का है ही नहीं, बस ये -4 और ये -7 और -3 बच के -4 बचेंगे, तो 0.4 गॉस के बराबर जो है ये हम लोगों के पास जो है वो होने वाला है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये क्लियर है। आप इस वाले इक्वेटोरियल वाले फॉर्मूला को भी जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास। ठीक है, और उसके बाद ये सारे आंसर्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास गिवन है। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी आपका मर्जी है, 49 रुपीज में जो है वो ये सारी की सारी एनसीईआरटी हमने स्टेप बाय स्टेप, आप देख ही रहे हो कैसे कैलकुलेशन हमने कर रखी हैं। यूजुअली हार्डली ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हर चीज स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन्ड होती है। हमने बहुत सारी बुक्स को जो है वो विजुअलाइज किया, उसके बाद एक मोटिव के साथ जो है वो इसको लिखा गया कि एक सर्टेन बुक मोर देन सफिशिएंट टू डू ऑल द न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के अंदर, और इसका प्राइस बिल्कुल मिनिमल 49 रुपीज जो है वो रखा हुआ है। कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप लिंक देख सकते हैं अमेजॉन का, वहां पे जाके किंडल पे जो है वो देख सकते हैं। बाकी आप खरीदेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम लोगों को मिलेगा और मोटिवेशन जो है वो मिलेगी इस पर्टिकुलर चैनल में और अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो लेके आने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।